नमस्कार दोस्तों आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गजब की बाजीगरी दिखाई दी। हारते हारते जीतने वाली। तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादुई इतिहास रचते हुए भी आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का एक जगह कमजोर तो दूसरी जगह पूरी ताकत के साथ वो नजर आ रहे हैं। और मोदी और बीजेपी की मुश्किल संसद में बढ़ने की खबर भी आज आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनकर संसद पहुंच रही हैं। लेकिन दोस्तों आज नतीजे सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड के ही नहीं आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस्मत का फैसला भी हुआ है। इन सभी चुनावों में बीजेपी और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय मोदी और योगी की साख ही असल लड़ाई में थी। राज्यों के चुनाव तो सिर्फ माध्यम थे। इन चुनावों में एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा थी तो दूसरी ओर राहुल गांधी और उनकी विचारधारा थी। बीच में कॉरपोरेट पूंजी, सामाजिक असमानता और संविधान जैसे व्यापक मुद्दे थे जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसी तरह यूपी में यह बेशक 9 सीटों का उपचुनाव था। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सत्ता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की साख इन 9 सीटों पर टिकी हुई जरूर थी। काफी कुछ उनकी कुर्सी भी। उनके सामने थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। मुद्दे यहां भी वही थे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहीं से योगी के जरिए ही निकला, जो प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है के मॉडिफाइड वर्जन के साथ पूरे देश में पहुंच गया। योगी और मोदी अपनी साख और विचारधारा की जंग में आगे निकल गए। यह और बात है कि यूपी चुनाव में आपने एक धर्म विशेष के वोटर्स को वोट डालने से रोकने के लिए पिस्तौल ताने पुलिस वाले की तस्वीर भी देखी। महाराष्ट्र के लिए हरियाणा का संदर्भ भी जरूरी है। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव नतीजों के विरोध में एक साथ करीब 15 से 20 उम्मीदवार अदालत चले गए हैं, जबकि हरियाणा में सिर्फ 90 सीट है, 90 सीट। यह चुनाव आयोग और उसके मुखिया राजीव कुमार की साख और लोकतंत्र के प्रहरी पर भरोसे का भी सवाल है। इन बातों के बीच अब एक सवाल है दोस्तों, महाराष्ट्र के नतीजे देखकर आपको ताजुब हुआ है क्या? झारखंड के परिणाम ने आपको हैरान किया है क्या? ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। कई बार 1% की आशंका 100% में बदल जाती है। 1% उम्मीद भी 100% में बदल जाती है। इसीलिए यह कहावत बनी है कि डूबते को तिनके का सहारा। अब बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए वो क्या चीज थी जो तिनका बनी और उसे सहारा दिया, और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के लिए वो क्या चीज थी जो तिनका बनकर उसकी आंख में शूल की तरह चुभ गई? इसकी पड़ताल तो फुर्सत में किसी वीडियो में मैं करूंगा। आज का सच यही है कि महाराष्ट्र में इन नतीजों के आने वाली सियासत को पूरी तरह इसने बदल कर रख दिया है। राज्य की तस्वीर भी जल्द ही आपको पूरी तरह बदली हुई नजर आ सकती है। महाराष्ट्र में एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी झुग्गी बस्ती धारावी की तस्वीर तो बिल्कुल ही बदलने वाली है। महाराष्ट्र के नतीजों ने अभी तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना और अभी तक डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार और उनकी एनसीपी सबका भविष्य भी तय कर दिया है। शिंदे जब उद्धव ठाकरे से अलग हुए, महज 38 विधायक के साथ 38 विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिए गए थे, और बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना उनके बेटे उद्धव ठाकरे से छीनकर शिंदे को थमा दी गई थी। तब शिंदे इसे अपनी राजनीतिक जीत मानकर चल रहे थे, क्योंकि बुलंदी की ओर वो इसे देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। यही रीजन था कि एकनाथ शिंदे को वो चीज बुलंदी पर नजर आ रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, प्रधानमंत्री अभी भी शिंदे के साथ ही हैं। ये और बात है कि इस बार उनका मुख्यमंत्री बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2.5 साल पहले की उनकी जीत राजनीतिक नहीं
100% राजनीति थी। मोदी और शाह ने राजनीति के बिसात पर शिंदे को अपनी जगह बता दी। इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। हैरानी तो उद्धव ठाकरे को हो रही होगी, जिन्होंने शिंदे के हाथों अपने पिता बाला साहब ठाकरे की बनाई विरासत को गंवा दिया और इस चुनाव में राजनीति से ज्यादा इसी इमोशनल मुद्दे की बुनियाद पर खड़े थे। सिद्धांत, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की बात करने वाले उद्धव ठाकरे मराठा अस्मिता के मुद्दे के साथ जनता के बीच गए थे। अब उनकी राजनीति का भविष्य क्या है, यह उद्धव और उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुंबई में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस तो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के साथ मिलकर 2.5 साल पहले शिंदे ने उद्धव से उनकी पार्टी और विरासत दोनों छीन ली थी। आज जनता का आधार भी उद्धव के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे की तरह ही अजीत पवार भी अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़कर ले आए थे, तभी महायुति बनी और महायुति में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी है। देवेंद्र फडणवीस अगुवाई कर रहे हैं। शिंदे की तरह एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह को भी अजीत पवार उनके हवाले कर दिया गया था, अजीत पवार के हवाले। अजीत पवार को तो ना बीजेपी के साथ आते हुए कोई खास फायदा मिला और ना बीजेपी के साथ रहकर और चुनाव लड़कर। लेकिन अगर अजीत पवार की राजनीतिक प्रासंगिकता बनी रह गई तो जिन इमोशनल मुद्दों पर उद्धव को झटका लगा है, वही झटका शरद पवार को भी लगा है। जनता के बीच चाचा शरद पवार ने जिस सिद्धांत, विचारधारा और धोखे का मुद्दा अजीत पवार को लेकर उठाया, उसमें शरद पवार को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि शिंदे तो उद्धव के परिवार के बाहर के थे, लेकिन अजीत पवार तो शरद परिवार के ही है। शरद पवार की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। 84 साल के सीनियर मोस्ट शरद पवार के बेटे जैसे थे वो, भतीजे अजीत पवार। पार्टी जब भी सत्ता में आई, जब भी शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले की जगह अजीत दादा को ही उप मुख्यमंत्री पद पर भेज दिया। खून के रिश्ते में मिला धोखा शायद निजी तौर पर भी शरद पवार की भावना के साथ जुड़ गया, लेकिन जनता का फैसला शरद पवार के मुताबिक नहीं रहा। शरद पवार तो खैर उम्र के इस पड़ाव पर सक्रिय राजनीति से दूर होने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के नेताओं के सामने भी राजनीतिक भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र के नतीजों का यह सबसे अहम, संवेदनशील और खतरनाक संदेश भी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मोदी और अमित शाह के प्रयोग और जनता की उस पर मुहर पर आपको जरूर हैरान हो जाना चाहिए। अब यह खतरा देश के किसी भी हिस्से में किसी भी पार्टी के साथ होने की आशंका बढ़ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जिन मुद्दों के आसरे लोकसभा में राहुल गांधी अपनी ताकत दिखा चुके हैं, उन्हीं मुद्दों पर महाराष्ट्र की विधानसभा में वोटर्स उनके साथ क्यों नहीं आए, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पर मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मात खाने के बावजूद झारखंड में राहुल गांधी और राहुल गांधी से भी ज्यादा कमाल किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने वहां अपनी ताकत दिखा दी है और इतिहास रच दिया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ अपना दम दिखाया, बल्कि इतिहास की ओर भी है। वहां आदिवासी लोगों का भरोसा हेमंत सोरेन के साथ ही दिख रहा है, तो राहुल गांधी के उठाए मुद्दे भी असर करते दिखाई पड़ रहे हैं। देखे होंगे पिछले दिनों चुनावी रैलियों में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इसका असर इंडिया गठबंधन की तरफ ही झुकाव रहा झारखंड की जनता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदिवासी वोट बैंक को लेकर चला गया बिरसा मुंडा जयंती का दांव भी काम नहीं आया। दोस्तों, चुनाव नतीजों के ये तुरंत फुरंत का एक आकलन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, लेकिन नतीजे
ऐसे ही है कि इनका बारीकी से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। कल मैं इन नतीजों के एक एक पहलू आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों के सामने लाकर रखूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और तमाम राजनीतिक खबरों की डिटेल समझने के लिए, उसकी बारीकी समझने के लिए, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए आप एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि यहां संपूर्ण खबरों का संपूर्ण विश्लेषण मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।